ये आत्महत्या तो है ही नहीं, किसी भी एंगल से नहीं है। मोनिका उस टाइम कहाँ चली गई, कहाँ थी अकेले? उनके ही साथ में तो हुआ है। जो भी जांच आती है, जो भी लोग आते हैं, उनके संपर्क की पहले निकल जाते हैं, वो अपने हिसाब से बता। मेरी बेटी को तो बिल्कुल सर में कोई खरोंच ही नहीं है, लेकिन पुलिस हमारी बात को कोई सुनना ही नहीं चाहती है। केवल ड्रामा इसलिए किया जा रहा है कि हम किसी भी तरीके से उसको सुसाइड की ओर ले। जालौन की रहने वाली एक बेटी लखनऊ के बीकेटी क्षेत्र के एक कॉलेज में संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो जाती है। मौत के बाद परिजन काफ़ी परेशान हो जाते हैं। उनको फ़ोन पर जानकारी दी जाती है और वो भागते और दौड़ते हुए अपनी बेटी के लिए लखनऊ पहुंच जाते हैं। उनको जानकारी सिर्फ इतनी दी जाती है कि बेटी सीढ़ी से चढ़ते समय गिर गई है और उसको मामूली चोटें आई। लेकिन बाद में फ़ोन आता है और इमरजेंसी बताकर उन्हें लखनऊ बुलाया जाता है। और जब यहाँ आते हैं तो बेटी संदिग्ध परिस्थितियों में अस्पताल में मृत पाई जाती है। हमारे साथ आज उस बेटी के पिता मौजूद हैं। बेटी का नाम प्रिया राठौर था और पिता हमारे साथ जसराम राठौर जी मौजूद हैं। लगातार पिछले 11 दिनों से अलग अलग अधिकारियों से, अलग अलग मंत्रियों से पत्र लिख रहे हैं, अधिकारियों से मुलाकात कर न्याय मांग रहे हैं, लेकिन उनकी बेबसी अभी जब उनसे ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे तो वो साफ दिख रही है कि बेटी को न्याय नहीं मिल रहा है और किसी दबाव के कारण जो पूर्ण जांच होती है, जो अच्छे तरीके से जांच होती है, वो नहीं हो पा रही है। पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक पिता के तौर पर जितनी पीड़ा आपको इस समय हो रही होगी वो हम समझ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं समझने की, नहीं समझ सकते हैं, लेकिन एक बेटी को खोना एक पिता के लिए बहुत कठिन होता है। पहले तो आप मुझे ये पूरा सिनेरियो समझाइए कि आखिर बेटी के साथ उस दिन हुआ क्या था। सबसे पहले तो ये है कि हम बताएंगे कि हमारी बेटी कब से उस स्कूल में पढ़ रही है। कक्षा 3 से हमने पहले उसका एडमिशन इस स्कूल में करवाया था। उसी समय से लेके अभी तक वो स्कूल में पढ़ रही है। कक्षा 7 में जब वो आई तो हॉस्टल में रखना पड़ा हमें, और कक्षा 7 और 8 वो हॉस्टल में रह के किया। 8 का ये लास्ट टाइम चल रहा था, पेपर का समय चल रहा था। 4 जनवरी को वो हमारे घर पे गई थी, क्योंकि सर्दियों की छुट्टी हो गई थी, इसके लिए वो घर पे गई थी और 15 जनवरी तक छुट्टी थी। तो 14 जनवरी को इनके स्कूल से फ़ोन आ गया कि 15 जनवरी के बाद स्कूल खुल जाएंगे, प्रिया को भेज देना। तो हमने कहा ठीक है। फिर 17 जनवरी को भी फ़ोन आ गया। मेरा मानना ये था कि हो सकता है छुट्टी 1-2 दिन और ना बढ़ जाए। तो हमने 17 जनवरी को फिर जब दोबारा फ़ोन आ गया कि प्रिया को भेज दो, स्कूल खुल गए हैं, तो हमने 19 जनवरी को प्रिया को हॉस्टल भेज दिया और वो स्कूल जाने लगी। 20 जनवरी को शाम की टाइम लगभग नहीं, बिल्कुल क्लियर ही है, 7:57 पे हम और पत्नी दोनों लोग कंबल में बैठे हुए थे। तो पत्नी ने कहा कि मतलब प्रिया का हाल जानने के लिए थोड़ा फ़ोन कर लेते हैं। तो 7:57 पे पहला फ़ोन किया, जो कि मोनिका मैम उनके साथ रहती थी, रूममेट थी, ये टीचर भी थी और रूममेट भी थी। तो उन्हीं के फ़ोन पे फ़ोन लगाया तो उन्होंने बताया कि सारे बच्चे खाना खाने चले गए और प्रिया कंबल में लेटी हैं। तो हम दोनों लोगों ने कहा कि इस टाइम पे खाने का टाइम है और लेटने का टाइम नहीं है, क्यों लेटी हैं, क्या बात है, क्या वजह है, आप मुझे बताइए और उनसे बात कराइए, प्रिया से बात कराइए। तो जो कहने लगी ठीक है कराते हैं। थोड़ी देर वो रुकी और प्रिया के पास पहुंची, या जिधर भी हूँ वहीं पास में हूँ। प्रिया से उन्होंने कहा कि मम्मी पापा का फ़ोन आया, लो बात कर लीजिए। प्रिया से हमारी और हमारी वाइफ की, दोनों लोगों की बात हुई। तो मैंने पूछा कि बेटा क्या बात है, इतने टाइम कंबल में क्यों लेटी थी, सारे बच्चे खाना को जा रहे हैं, खाने का टाइम है। तो वो कहने लगी कि कुछ थकावट सी महसूस कर रहे थे। तो हमने कहा क्या बात, थकावट क्यों हुई है आपको, क्या कोई तबीयत ख़राब है या कोई और वजह है? तो हल्का दबी हुई वो आवाज़ में बोल रही थी कि कुछ नहीं, थकावट सा महसूस हो रही थी ज़्यादा, इसकी वजह से हम लेटे थे। तो हमने कहा खाना पीना खाया या नहीं खाया? तो उसने जवाब दिया कि खाना नहीं खाया। तो हम लोगों ने कहा कि खाना पीना खा लो बेटा, ऐसा नहीं है, बगैर खाने से मतलब खाना ना खाने से भी वीकनेस महसूस हो सकती है, इसकी वजह से आप खाना खा लीजिए। तो वो कहने लगी कि हमने कहा जाइए खाना खा लीजिए। तो वो कहने लगी कि अभी भूख नहीं है। तो हमने कहा कि अभी भूख नहीं है, जब भूख लगेगी तब मैस बंद हो जाएगी, आप खाना खाइए पहले। तो वो कहने लगी ठीक है, खाना खा के हम बाद में बात करते हैं। और वो बस मैम को फ़ोन दे दिया, मैम से कहा कि खाना इसको खिला दीजिए, कोई समस्या हो तो इसकी देख लीजिए, और फ़ोन काट दिया जाता है। इसके बाद हम इंतज़ार कर रहे थे कि
हमारी बेटी खाना खा के आएगी और हमसे बात करेगी, क्या उसको समस्या है, क्या बात है, हम पूछा बताई करेंगे। लेकिन खाना खाने के बाद 9:04 पे फ़ोन आया, तो हमने समझा कि बेटी का ही फ़ोन आया है। उसमें उन्होंने बताया कि मैं वार्डन बोल रही हूँ साधना सिंह, और बेटी प्रिया जो थी वो खाना खाकर मेस से वापस आ रही थी अपनी हॉस्टल की ओर, तो रोड पे ही अचानक से हल्का सा टहल रही थी, अचानक से चक्कर खा के वो गिर गई है, जिससे कि वो बेहोश हो गई है और हम इसको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, आप लोग आ जाइए। तो हम लोगों ने कहा कि ऐसा क्या हुआ, अभी हाल तो बात हुई थी, जो इतने जल्दी अचानक रोड पे गिर गई है। तो वो कहने लगी कि गिर गई है, आप लोग आ जाइए। तो हमने कहा कि पहले हॉस्पिटल ले जाइए, इसके बाद ही बात करते हैं। 10 मिनट बाद 9:15 पे फिर से उनका फ़ोन आया, तो वो कहने लगी कि आप लोग आ जाइए, इसकी हालत ख़राब ज़्यादा है। तो हमने कहा ठीक है। फ़ोन कट गया, तुरंत उन्होंने फ़ोन काट दिया। 9:19 पे हमने फ़ोन लगाया कि आप हॉस्पिटल का पता बता दीजिए। तो वो कहने लगी कि हॉस्पिटल का पता अभी पूछ के बताते हैं, इस टाइप से बोली वो। तो हमने कहा कि आपको हॉस्पिटल का पता नहीं है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, आप संकोच में क्यों बोल रही हैं। तब तक कि उन्होंने ये हमारी बात ना सुनी होगी, फ़ोन काट दिया। अब हम उनको फ़ोन लगाते रहे कि हॉस्पिटल का उठाना बंद कर गए। 9:28-29 तक हमने उनको फ़ोन लगाया। जब हमारा फ़ोन उन्होंने नहीं उठाया, तो हमने मोनिका के फ़ोन पे फ़ोन लगाया, जिस पे पहले 7:57 पे बात की थी। उनसे हमने पूछा कि क्या बात है, क्या हुआ है प्रिया को जो हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तो वो कहने लगे कि कुछ नहीं, थोड़ा सा गिर गई थी, आप मैं साधना मैम के नंबर पे ही बात करिए। तो हमने कहा वो मेरा फ़ोन उठा नहीं रही हैं, आप एक बार उनसे पूछ लीजिए, उसके बाद हमें तत्काल बताइए। फ़ोन काट दिया उन्होंने। 2-3 मिनट बाद 9:35 पे हमने फिर से लगाया। हमने कहा क्या हुआ बताइए मैम, क्या बात है, आप लोग हमसे क्या छुपा रहे हैं। तो वो कहने लगी कि मुझे कुछ मालूम नहीं है, आप साधना मैम से ही बात करिए, वही बता पाएंगी। साधना मैम ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया था। जब ऐसा हुआ तो इसी बीच में हमारी पत्नी ने अपने भाई को फ़ोन लगा के, जो कि बीबीडी में पढ़ता था, उससे कहा कि प्रिया गिर गई है और ऐसा ऐसा पूरा अवगत कराया और कहा जल्दी से आप वहाँ पहुँच जाइए। वो वहाँ से निकल गया। इसी बीच फिर हमने फ़ोन लगाया 9:45 पे साधना मैम को कि इलाज चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो उन्होंने कह दिया हाँ इलाज चल रहा है इसका, लेकिन आप लोग आ जाइए। 10-15 मिनट हम लोग इंतज़ार किए, तब तक कि 10 बजे के लगभग एक नए नंबर से फ़ोन आया कि मैं पुलिस वाला बीकेटी थाने से बोल रहा हूँ, आप प्रिया के पापा बोल रहे हैं जी। तो बोले वो उसकी मृत्यु हो गई है और हॉस्पिटल में वो पड़ी है, आप लोग आ जाइए। तब हम लोग वहाँ से बहुत एकदम परेशान हुए और दौड़ते हुए आए। सुबह 4 बजे हम पहुँचे, तो हमने देखा कि मोर्चरी में हमारी बेटी का शव पड़ा था। चारों ओर से देखने के बाद, इसके बाद हमने जब उन लोगों से पूछा और वार्डन से पूछा कि क्या हुआ इसको, तो उन्होंने बताया कि ये खाना खा के अपने रूम के लिए आ रही थी, रोड पे साधारण टहलते हुए ये गिर गई, जिसकी वजह से ये बेहोश मिली हमें, हम इसको हॉस्पिटल लाए, यहाँ इसको मृत बता दिया गया। बाकी हमने कि और सबका क्या है, बोले इसके अलावा कोई जानकारी नहीं, बस इतना ही हुआ है। यानी आपको अचानक से बताया जाता है, जानकारी मिलती है। ये भी हमें पता चला था जब हम पढ़ रहे थे, इस पड़ताल कर रहे थे, कि बेटी जो है वो थोड़े दिन पहले घर से वापस आई थी। ठंडी का अवकाश था, तो बेटी घर पे किस प्रकार थी? क्या वो थोड़ा परेशान लग रही थी या फिर खुश थी? बेटी अगर परेशान होती तो जाहिर सी बात है साहब, कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं करेगा कि बेटी परेशान हो या उसकी तबीयत ख़राब हो और उसको हम हॉस्टल भेज दें। बिल्कुल खुश थी, बहुत खुश थी। बस ये ज़रूर कहती थी घर पे कि अगर कोई भी बच्चा कोई शैतानी कर देता है, कुछ कर देता है, तो वार्डन बहुत पिटाई लगाती हैं, रूम में बढ़ के मारती हैं, पीटती हैं। तो क्या वार्डन पे भी आप सवाल उठा रहे हैं कि वार्डन के खिलाफ भी ऐसा कोई आपके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं? आपने पुलिस से शिकायत की होगी इस बारे में, क्या वार्डन पर भी आप सवाल उठा रहे हैं? बिल्कुल, वहाँ पे वार्डन और मोनिका ही तो थी, 2 ही लोग तो थे और 2 ही लोगों के अंडर में रहती थी। और 7:57 पे हमारी मोनिका से पहले बात हुई है। और फिर हम मोनिका को जब हम बार बार फ़ोन लगा रहे हैं कि आप बता दीजिए क्या हुआ है, 7:57 पे मोनिका ने ये भी बयान दिया था कि हम और प्रिया कंबल में अकेली हैं, सारे बच्चे खाना खाने चले गए। तो ये बिल्कुल साफ़ हुआ कि प्रिया और मोनिका ही रूम में अकेली थी।
जब प्रिया ही और मोनिका ही रूम में थी, वो जस्ट 10-20 मिनट बाद ये खबर आ जाती है कि वो गिर गई है और डेथ भी हो गई। तो कैसे मोनिका उस टाइम कहाँ चली गई, कहाँ थी अकेली? उनके ही साथ में तो हुआ है, और वार्डन और वो 2 ही तो लोग थी। पूरे केस में फॉरेंसिक टीम ने जांच की, शव का पोस्टमार्टम किया गया, पुलिस भी कई बार मौका वारदात पर पहुंची, उसने जांच की सारी चीज़ों की। आप क्या पोस्टमार्टम से, आप क्या फॉरेंसिक टीम की जांच से, आप क्या पुलिस जो दलील दे रही है या आपको जो जानकारी मिल रही है, आप उससे सहमत हैं या फिर आप और उच्च स्तर पर उस जांच की मांग कर रहे हैं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट जो है काफ़ी हद तक एक दूसरे से मैच नहीं करती है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट सब कुछ आया है और फॉरेंसिक रिपोर्ट में केवल और केवल पवन सिंह चौहान ने, चेयरमैन ने जो बताया है, उसको ध्यान में रखते हुए उस पे उन्हीं बिंदुओं पे काम किया गया है जिन बिंदुओं पे पवन सिंह चौहान का हित हो रहा हो। और उनका कहना ये है कि ये बेटी जो है वो 5 मंजिल से गिर गई होगी। बाद में वो ये कहने लगे, जब पहले तो उन्होंने कहा था, वार्डन ने कहा था कि मतलब खाना खाते हुए रोड पर टहलते हुए गिर गई। जब हमने पूछा कि कोई खाना खा के रोड पे टहलते इस तरीके से गिरेगा तो इतनी सारी चोटें आ जाएंगी, इतनी हड्डियाँ टूट जाएंगी, तो कहने लगे हो सकता है 5 मंजिल से गिर गई हो। तो 5 मंजिल पे भी जाके सारा चीज़ देखा गया। इंस्पेक्टर साहब साथ में थे, ऊपर गए, वीडियो क्लिप भी बनाई गई उसकी, वहाँ पे भी कोई सबूत नहीं था, कुछ नहीं था, 5 मंजिल जाने का कोई वही नहीं था। बाउंड्री भी हम लोगों के यहाँ से हो रही थी, लड़की के तो यहाँ से हो जाएगी, वो पहुँच ही नहीं सकती थी उस बाउंड्री पे किसी भी तरीके से, जब तक कोई चेयर का सहारा ना ले या कोई ऊंचाई पे रखने वाली चीज़ का सहारा ना ले। आपने वार्डन या फिर जो उनकी रूममेट थी, टीचर थी मोनिका, आपने उनसे भी बात करने की कोशिश की? क्या वो कुछ कह रहे हैं इस बारे में? मैं मोनिका से बात करने की कोशिश की, लेकिन मोनिका सामने ही नहीं आई। पहली बात, वार्डन से बात की तो वार्डन बराबर पहले तो हमसे यही कहती नहीं कि ये साधारण रोड पे गिर गई है। इसके बाद जब हमने कहा कि हड्डियाँ इतनी कैसे टूट गई हैं, तो वो कहने लगी कि हमें एक लड़की ने फ़ोन किया था, आए यहाँ पे पड़ी थी। वो चेयरमैन सर कहने लगे कि 5 मंजिल से गिर गई होगी। तो कहाँ से गिर गई होगी, कैसे गिर गई होगी? जब गिरने की बात आई तो जाके हम लोगों ने देखा वहाँ पे कि कहीं गई तो नहीं है, कहीं से आया तो नहीं, तो वहाँ कुछ भी नहीं था। और जिस जगह पे वो स्पॉट पे, जिस जगह पे वो दिखा रहे थे, उस जगह पे एक इतनी सी भी कील या टुकड़ा या कोई भी चीज़ A to Z नहीं पड़ा था, एकदम साफ़ सुथरी जगह पड़ी हुई थी। उससे स्पष्ट हो रहा था, एकदम स्पष्ट हो रहा था कि केवल वहाँ पे गिरा हुआ, वो बता रहे हैं स्पॉट, घटना स्थल बदला हुआ बता रहे हैं, वो घटना स्थल है ही नहीं। आप क्या हत्या की आशंका जता रहे हैं या फिर आपको लगता है कि इसमें ये कुछ ऐसा था जो कॉलेज प्रशासन अगर बताता या फिर वो बाहर निकल कर आता तो उनकी छवि धूमिल होती, इस वजह से इस मामले को दबाया जा रहा है और ये आत्महत्या नहीं, जैसा कि फॉरेंसिक टीम बता रही है, ये एक हत्या? ये आत्महत्या तो है ही नहीं, किसी भी एंगल से नहीं है। आप चाहे मेडिकल लीगल से, मतलब मेडिकल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उससे देख लीजिए। आत्महत्या में इस जगह पे कलाई के पास किसी भी तरीके का रगड़न और टूटना या चोट के निशान, नीलाशाई कैसे आ जाएगी? कोई भी अपने हाथ से दाहिने हाथ पे कैसे कर लेगा? और डेरे हाथ पे इधर भी है। और तीसरी बात ये आती है कि गर्दन पे इस जगह पे है, इस जगह पे जब गर्दन पे है तो अपने हाथ से इस जगह पे कैसे मार लेगा, कैसे क्या कर लेगा? अगर वो ऊंचाई से गिरता भी है तो उठा हुआ हिस्सा पहले लगना चाहिए। गर्दन की अपेक्षा हमारा उठा हुआ हिस्सा ये और पीछे वाला हिस्सा ये, इसमें चोट आनी चाहिए, ना कि इधर आनी चाहिए। कुछ भी नहीं है, ना इसमें सर में तो चोट है ही नहीं, देखने को भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जब ऊंचाई से गिरेगी या कुछ भी होगा तो घुटने भी टूटने चाहिए। छाती में इस जगह पे जो फ्रैक्चर आया है वो केवल इतना आया है, गोल। अगर कोई भी व्यक्ति गिरता है तो क्या ज़मीन ये जानती है कि हमें गोल बन के ही लगना चाहिए, इतने सारे एरिया में नहीं लगनी चाहिए? अगर कोई चीज़ वहाँ पे पड़ी होती तो पहले तो वो मौके पे थी नहीं, स्पॉट पे थी ही नहीं। जैसे कोई अद्धा ईंटा पड़ा होता, अगर गड़ जाता तो वो पड़ा होना चाहिए था, लेकिन ठीक है इधर ज़्यादा लग जाता, इधर थोड़ा कम आ जाता। किसी भी साइड से अगर गिरती तो वो साइड पूरी तरीके से डैमेज हो जानी चाहिए थी, वो भी कुछ नहीं है। तो उसकी पहले तो सीन रिक्रिएशन करने की आवश्यकता ही नहीं थी, लेकिन बचाने के लिए ये सब ड्रामा करके, घुमा फिरा के, कि किसी भी तरीके से ध्यान भटका के, और हम अपने जो पवन सिंह चाह रहे हैं, अपने आप में अस्तित्वदार व्यक्ति हैं, पूरे लखनऊ में बहुत सारे लोगों से बहुत बड़ी बड़ी जगह पे पहचान है, खुद का उनका अच्छा वजूद है, काफ़ी पैसे वाले हैं, हर तरीके के संपर्क हैं,
अंदर बाहर के उनके संपर्क हैं। जो भी जांच आती है, जो भी लोग आते हैं, उनके संपर्क ही पहले निकल जाते हैं, वो अपने हिसाब से बता। सीन रिक्रिएशन पर हम बात कर रहे थे। सीन रिक्रिएशन जब फॉरेंसिक टीम ने किया तो आप सवाल उठा रहे थे कि जो उन्होंने पुतला यूज़ किया उसका जो वेट है वो एक्चुअल बॉडी से बहुत कम है। तो क्या आप उस पर आपका क्या कहना है कि क्या वो भी जो टीम है उनकी, उन्होंने कॉलेज की फेवर करने के लिए उस पुतले का ऐसे इस्तेमाल किया ताकि उसे आत्महत्या दिखाया जा सके? देखिए, पवन सिंह चौहान साहब जो चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने बता दिया था पहले दिन कि ऊपर से कूदे हुई आत्महत्या की होगी। बस केवल उसी को सब कुछ बना करके, चाहे वो पुलिस के अधिकारी हों, वो चाहे वो फॉरेंसिक रिपोर्ट के जो भी टीम के सदस्य हैं या उसके मुखिया हैं डॉक्टर जी खान, उन सभी लोगों ने उस पर विशेष ध्यान दिया और विशेष तौर से उसको उसी तरफ को ले गया कि हम आत्महत्या कैसे बना लें। उसी बात को ध्यान में रखते हुए सबसे पहली बात तो ये रही कि जब उन्होंने डमी बनाई, जो पुतला बनाया, वो पुतला केवल 10 किलो के लगभग का था। 15 से मैक्सिमम 15 होगा, क्योंकि एक महिला जो उनकी क्या नाम से असिस्टेंट थी, वो एक लेडीज थी, लड़की थी, और वो लड़की ने एक हाथ से ऐसे पुतला टांग लिया। आप समझ सकते हैं कि महिला के हाथ में कितना वजन टांगा जा सकता है। तो 10 किलो से ज़्यादा का पुतला था नहीं। और दूसरी बात, जब वो पुतला बिल्कुल दीवार से यूँ सटा के गिराया गया, जब वो गिरा नीचे तो उसका भी सर जाके ज़मीन में लगा। ज़मीन में लगा, मेरी बेटी को तो बिल्कुल सर में कोई खरोंच ही नहीं है, लेकिन वो तो केवल ड्रामा इसलिए किया जा रहा है कि हम किसी भी तरीके से उसको सुसाइड की ओर ले जाएं। फिर उसमें ये भी लिख दिया है कि उन्होंने जब अपनी रिपोर्ट दी तो रिपोर्ट में उन्होंने लिख दिया है कि ये हड्डी टूटी है और क्या नाम से रप्चर आया है इधर। तो रप्चर की भी एक बात होती है कि जैसे हम मान लेते हैं कि कोई भी चीज़ हो, उसको जितनी बलपूर्वक किया जाएगा, जैसे लाठी मारी जाए या सुराख किया जाए या रप्चर किया जाए, तो उसमें बल का भी कुछ ना कुछ रोल रहता है। जैसे ये छेद सुराख हमने किया तो ये सुराख बहुत पतला है। अब इसी को हम बहुत तेज ऐसे कर दें तो ये सुराख तो ये भी है, लेकिन ये देखिए फटा हुआ छितड़ा छितड़ा हो गया। तो जो रप्चर आया है वो रप्चर केवल इतना आया है कि हल्का सा हार्ड फटा है। तो ये बिल्कुल साफ़ हो रहा है कि मतलब हल्का सा हार्ड फटा, यानी इतने जो 60-70 फीट की ऊंचाई है उतनी ऊंचाई से नहीं गिरा। अगर उतनी ऊंचाई से गिरा होता तो रप्चर इतनी तेज़ होता कि हार्ड तो फटता ही फटता, लेकिन बाहर बॉडी भी फटती और सर भी फटता, लेसरेशन हो जाना चाहिए था। आप फॉरेंसिक टीम पर सवाल उठा रहे हैं, आप पोस्टमार्टम जो किया गया उस पर भी कुछ हद तक सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जो पुलिस की टीम है या फिर फॉरेंसिक है और जांच भी जो अब तक हुई है उनमें बहुत सारी थ्योरीज़ निकल कर सामने आई हैं। कुछ लोग इंस्टाग्राम चैट की बात कर रहे हैं, कुछ लोग नोट मिला है उसकी बात कर रहे हैं। तो आप इन दोनों चीज़ों को कैसे देखते हैं? इंस्टाग्राम चैट को लेकर काफ़ी बातें सामने आई कि बेटी हॉस्टल में थी तब भी वो किसी से बात करती थी, घर पे गई तब भी वो किसी से बात करती थी। इसका आप किस प्रकार से इसमें रोल देखते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि जो नोट्स की बात आ रही है, तो पहले दिन जब हम इंस्पेक्टर साहब और हमारे साथी वार्डन, खुद चेयरमैन सर, सभी लोग थे, जाके उसका बेड के गद्दे उठाए गए, अलमारी भी उठाई देखी गई, सारा सामान देखा गया। उसकी हमारे पास छोटी सी क्लिप भी है। कहीं पे भी कोई भी प्रकार का उसके सामान से कोई पत्र, कोई कागज़, कुछ नहीं मिला। आप ये आरोप लगा रहे हैं कि बाद में पुलिस ने या फिर स्कूल प्रबंधन ने उस पत्र को खुद से लिखा, और उसके बाद जब हमने एक दिन मीडिया में कोई गूगल पे देखा, एक पत्र लिखा है जिसमें प्रिया ने लिखा है कि मैंने स्कूल का मग तोड़ा था, एक लड़की की पिटाई कर दी, मम्मी से लड़ाई कर दी, या और भी कुछ बताया। बेटी गुस्से वाली थी? बेटी हमारी बिल्कुल गुस्से वाली नहीं थी, बहुत ही नॉर्मल, बहुत अच्छे स्वभाव की, हंसती खेलती स्वभाव की थी। आप अगर मिलते, अभी हम कभी अगर कोई वीडियो आपको दिखा देंगे तो आप देख लेंगे खुद ही। कोई भी गुस्सा नहीं आता था उसको, बहुत अच्छे से पढ़ती थी, बहुत लगन से पढ़ती थी। इतनी लगन नहीं होती तो हमारा ट्रांसफ़र हो गया, फिर हम उसको हॉस्टल नहीं रखते, फिर तो हमारे यहाँ के स्कूल नहीं थे, हर जगह भेज देते। लेकिन और उसने एनसीसी में भी प्रतिभाग किया था, एनसीसी में भी उसने किया था, और क्या नाम से जितने भी एनुअल फंक्शन या कोई भी प्रकार का अगर फंक्शन होता था उसमें वो प्रतिभाग। नोट पर एक बार दोबारा वापस आते हैं। नोट पर आप सवाल उठा रहे हैं कि वो शायद स्कूल प्रबंधन की तरफ से लिखा गया या फिर इसे सुसाइड बनाने के लिए एक सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया गया। आप उस पर क्या कहते हैं? वो नोट आपने वेरीफाई किया, आपने राइटिंग देखी, या फिर आपको वो नोट देखने को मिला कि क्या वो प्रिया द्वारा ही लिखा गया था? सबसे पहली बात तो ये है कि जब पहले दिन इंस्पेक्टर साहब के साथ में हम गए और हमने देखा कहीं कुछ नहीं मिला था, किसी को नहीं मिला। पहले दिन मिलना चाहिए थी,
दूसरी बात ये बात की है कि जैसा कि पवन सिंह चौहान और विद्यालय प्रबंधन और वार्डन ये सभी लोग मिलजुल के एक मिलीजुली कहानी बता रहे हैं, तो उस पे ही उन्होंने पुलिस ने जो है वो वसूल नहीं किया, जिसकी वजह से उसका उन्होंने एक सारा फ़ायदा उठाया और उसकी कापी किताबों से छेड़छाड़ की, उसके सामान से छेड़छाड़ की और अपने हाथ से किसी से भी कैसा भी कुछ बनवा दिया हो, करवा दिया हो और हत्या के सारे सबूतों को मिटाया भी उन्होंने, उस रूम से मिटाया। क्योंकि रूम को जब बंद ही नहीं किया गया, सील नहीं किया गया, तो उसमें वो अपनी मनमर्जी के अनुसार सब कुछ करते रहे। बताया गया, जब पूछा गया डीसीपी साहब से, तो उन्होंने कह दिया उसमें 3 लड़कियाँ और रहती थीं। इतनी बड़ी बिल्डिंग में क्या 3 लड़कियों को कहीं और शिफ्ट नहीं किया जा सकता था? तो जब वो स्वतंत्र रहे तो अपने हाथ से वो सब कुछ करते रहे। इसके बाद जब मीडिया में ये खबर आई कि कोई एक लेटर मिला, तो हमने इंस्पेक्टर साहब से फ़ोन करके पूछा कि सर क्या कोई कागज़ मिला, तो उन्होंने मुझे तो बताने से मना कर दिया और इसके विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है अभी तक, ना मुझे अभी तक बताया गया है। इंस्टाग्राम चैट पर एक बार नज़र डाल लेते हैं कि पुलिस बता रही है कि बेटी जब शीतकालीन अवकाश हुए तो वो घर गई और घर पे मोबाइल फ़ोन से, जो आपका खुद का मोबाइल फ़ोन था, उससे वो इंस्टाग्राम आईडी यूज़ करती थी, ब्लैक डायमंड नाम था जिसका। तो उसमें वो, क्या आपको इस बारे में जानकारी मिली कि वो बात किससे करती थी, किन किन लोगों से बात करती थी? कभी आपने कोशिश की? आपने ये भी बताया कि पुलिस ने आपका फ़ोन वो सबमिट कर लिया है जिसमें वो आईडी चलती थी। तो इंस्टाग्राम जो चैट्स हैं उनके बारे में आपका क्या सोचना है? सबसे पहली बात तो ये है कि जो उसकी आईडी थी वो मुझे मालूम उस दिन हुई 23 जनवरी को। 23 जनवरी को विद्यालय की ओर से एक लड़की बुलाई गई जिसका नाम पारुल था। पारुल ने बताया कि हमारी प्रिया से बात होती थी। तो हमने कि किस नंबर पे होती थी? तो वो बोली इंस्टाग्राम पे होती थी। तो हमने कहा इंस्टाग्राम पे क्या नाम से होती थी, कैसे होती थी? तो उसने बताया कि ब्लैक डायमंड नाम की एक आईडी है, उस पे बात होती है। उस दिन हमको ये जानकारी हुई कि ये ब्लैक डायमंड नाम की आईडी से इंस्टाग्राम चैट करती हैं, जिस पे मैंने जाके अपने ही मोबाइल में उसको लॉगिन किया और लॉगिन करने के बाद पासवर्ड जो था वो पासवर्ड फॉरवर्ड किया। देखा तो उसमें चैट निकले, कुछ चैट निकले। तो उसमें 4 जनवरी को जब बेटी हमारे घर पहुंच गई थी, हमारे पास पहुंच गई थी, तो 18 जनवरी तक एक चैट उस पर 2-3 आईडियों पे लड़कियों के पे चैट थे 18 जनवरी तक। ये बात तो साबित हो गई कि हमारे फ़ोन से 4 जनवरी से लेकर 18 जनवरी तक हुई। लेकिन वो आईडी जब बनी थी, जब बेटी स्कूल में ही थी, हॉस्टल में ही थी, उस टाइम पे वो आईडी बनी थी। और वो आईडी बनी थी, पीछे जाते हैं हम, 4 जनवरी से पीछे जाते हैं, 16 दिसंबर से 3 जनवरी के बीच में जब इंस्टाग्राम पे बात होती रही, तो वो कैसे हुई? जबकि हमारी बेटी को तो साधारण फ़ोन देने की भी अलाउ नहीं था वहाँ पे। वो दोस्तों का फ़ोन इस्तेमाल कर दोस्तों का इस्तेमाल कर सकती है, जो उसकी टीचर हैं, जो रूममेट, उनका फ़ोन इस्तेमाल हो सकता है। या फिर एक बात भी हो सकती है कि किसी ने, जिस व्यक्ति ने, किसी बड़े व्यक्ति ने या दोस्त ने, वो तो बच्ची थी, वो नहीं समझती थी इसका क्या मतलब होता है, जिसने आईडी बनाई, अपना फ़ोन दिया बनाने के लिए और सिखाया, उसके फ़ोन में उसका पासवर्ड भी रह गया होगा, रह ही जाता है, कोई भी उसको वो कर दे तो रह जाता है। इसके बाद बात इस बात की आती है, चैट साधारण है, चैट ऐसी नहीं है कि किसी भी दिशा को ले जा रहे हों या कोई भी चीज़ हो। लेकिन बात इस बात की है कि जब बेटी 16 दिसंबर 2022 से 3 जनवरी 2023 तक हॉस्टल में थी, उस दौरान कुछ चैट ऐसे आए, जो 4 चैट हैं, जो रात 10:24 पे हुए हैं, कभी रात 9:45 पे हुए हैं। ऐसी स्थिति में बेटी फ़ोन किसका यूज कर रही थी? रात में उसको किसका फ़ोन मिलता था? मैं जो रूममेट मैडम थी या किसी अन्य व्यक्ति का? अगर अन्य व्यक्ति का फ़ोन था तो अन्य व्यक्ति हॉस्टल में कैसे आ जाता था इतने टाइम पे? और अगर नहीं आता था तो क्या फिर वही व्यक्ति यूज कर रहा था आईडी को? आपने जो शिकायत दर्ज कराई है, जो एफआईआर दी है, आपने क्या किसी पर्टिकुलर इंसान को इसका ज़िम्मेदार माना है, या फिर किसी एक या मोनिका है जो रूममेट थी, टीचर थी, उनको आपने इसका ज़िम्मेदार माना है? क्या उनको शक के कटघरे में खड़ा किया है? क्या पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है? इस बारे में आपके पास क्या अभी अपडेट है? क्योंकि पुलिस से लगातार आपकी बात होती रही है, क्या कुछ अभी फ़िलहाल वर्तमान में केस में कार्रवाई चल रही है या फिर जाँच चल रही है? पुलिस हम जैसे मान लीजिए कि इंस्पेक्टर साहब के पास, डीसीपी साहब के पास हर हफ्ते आते हैं, और उस दिन से लेके अभी तक हफ्ते करके कई चक्कर लगा चुके हैं।
वो केवल वो चीज़ हमें बता देते हैं, वो कहते हैं हम आपको शेयर कर देते हैं। वो केवल उन्होंने केवल और केवल मेडिकल लीगल की जो ओपिनियन आई है वो अकेली शेयर की है, ना ही किसी के बयान शेयर किए हैं, ना कुछ बताया है, ना कुछ बताते हैं। और आत्महत्या वाला अगर कोई बात आती है तो वो तुरंत बताते हैं। जब हम उनसे हत्या के ओर पे कोई भी सबूत या कोई भी बात देते हैं तो उसको वो खुद ही इग्नोर कर देते हैं, और स्कूल वालों को जवाब जो देना चाहिए वो खुद ही डीसीपी साहब दे देते हैं, और हमें हटा देते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है, कह के अलग कर देते हैं। और मोनिका के बारे में तो उन्होंने कुछ अभी तक ना बताया, बयान लिया नहीं लिया, मुझे जानकारी नहीं है। और जिम्मेदारी की बात यह है हत्या की कि किसने की, तो ये शक नहीं यकीन है कि केवल और केवल मोनिका और वार्डन ने ही हमारी बेटी को मार पीट करके कहीं पे भी मारा पीटा। उसकी जब मृत्यु हो गई तो उसको उस जगह पे गिराया जिस जगह पे ना ही कोई सबूत मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है, बस केवल गुमराह कर रही हैं। क्या आपने ये मांग पुलिस के सामने भी रखी है? क्या आपने ये सारी जानकारी पुलिस को दी है? बिल्कुल दी है, लेकिन पुलिस हमारी बात को कोई सुनना ही नहीं चाहती है। आपकी केवल और केवल आत्महत्या की ही बात को देखना चाहती है, जो कि वो जैसे ही वार्डन बता देती हैं या मैनेजमेंट बता देता है, पवन सिंह चौहान बता देते हैं, बस उसी को देखते हैं, बाकी कुछ नहीं देखते हैं। हमने पूरा केस समझने की कोशिश की, हमने उनके पिताजी को सुना, हमने जाना कि आखिर पूरा मामला क्या है। वो हत्या की आशंका जता रहे हैं, जांच की गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, वो कह रहे हैं कि पुलिस सुसाइड कह रही है। अभी पूरी तरीके से मामला खुलकर सामने नहीं आया है, ना ही पुलिस ने पूरी जांच पूरी की है, अभी जांच चल रही है। आपकी मांग अगर पूछें सरकार से, प्रशासन से या फिर अधिकारियों से, अभी क्या होगी? पुलिस अधिकारियों से तो हमारी मांग क्या, हमारी बात ही नहीं सुनी जा रही है। और हमारा फ़ोन भी हमसे जमा करा लिया कि अगर उससे चैट हुई है तो फ़ोन करा लिए, तो 2 घंटे के लिए लिया था। हमने कहा भी था कि मैडम का ये विभागीय फ़ोन है, इसमें कई चीज़ें आती जाती हैं, थोड़ा जल्दी कर दीजिए। तो 2 घंटे के लिए मांगा था, आज 10-12 दिन हो गए हैं, दे ही नहीं रहे हैं। हम बराबर फ़ोन कर रहे हैं, पूछ भी रहे हैं, पैंट के बारे में भी पूछ रहे हैं कि जो पैंट हमने सुपुर्द की जो खून से मिला है। और अगर बेटी बाहर थी, बाहर उसकी डेड बॉडी गिरी हुई दिखाई दी जा रही है, तो पैंट अंदर कैसे पहुंच गया खून का भिड़ा हुआ, जो कि उसके कपड़ों के अंदर मिला है, वो कैसे चला गया है? उसमें लगा हुआ है खून, सब कुछ लगा हुआ है। अब बात ये आती है कि अधिकारियों से, तो पुलिस अधिकारियों से तो हमें कोई उम्मीद दिख नहीं रही है। और पवन सिंह चौहान जो हैं वो अपने आप में बहुत अस्तित्व रखने वाले व्यक्ति हैं। यहाँ के सारी लोगों से उनके संपर्क हैं, लखनऊ स्तर के लोकल के आदमी हैं वो शुरू से ही। तो सारी एजेंसियों से या किसी से भी ये चीज़ तो नहीं हो पाएगी। सरकार से हम ये उम्मीद रखते हैं। इसी बात की शिकायत को लेकर के हमने 13 फरवरी को मुख्यमंत्री महोदय को, प्रधानमंत्री महोदय को, राज्यपाल महोदय को, मानवाधिकार को और महिला आयोग को, बाल आयोग को अपना सब कुछ सही लिखते हुए पूरी चिट्ठी लिख के और न्याय मांगने के लिए, और न्याय हमें केवल सीबीआई द्वारा ही मिल सकता है, तो सीबीआई जांच के लिए हमने ये पत्र लिखा था, जिस पे अभी तक नहीं हुआ। मुख्यमंत्री महोदय काफ़ी व्यस्त रहते हैं, हो सकता है नहीं देख पाए हों, तो इसके लिए हमने अभी 2-3 दिन हो गए हैं दोबारा से रिमाइंडर सभी लोगों को दिया है, और यही उनसे अपेक्षा की है, उम्मीद की है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार आपका ही नारा है, और अगर ऐसे पवन सिंह जैसे लोग अपने दबदबा में बेटियों को खाते रहेंगे और उन्हें आत्महत्या बताते रहेंगे, बहुत छोटी सी बात है, इतनी छोटी बच्ची 12 साल की बच्ची आत्महत्या क्यों करेगी? क्या उसका था जो आत्महत्या करेगी? और आत्महत्या 5 मंजिल से गिरेगी तो 100 बिल्कुल 100 के चिथड़े उड़ जाएंगे। मैंने फ़ोटो लगा के भी भेजा है, सब कुछ भेजा है वहाँ पे। तो अब हमें उम्मीद ये है कि आगे वो देखेंगे और हमें न्याय दिलाएंगे। सीबीआई जांच की हमारी जो मांग है वो पूरी करेंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि मतलब जैसे जो भी आज मीडिया के माध्यम से अगर हमें कोई भी गार्जियंस या पब्लिक का कोई भी व्यक्ति देख रहा हो, तो हाथ जोड़ के हमारा निवेदन है कि बहुत बड़े व्यक्ति से ये लड़ाई है, वो बहुत रसूखदार व्यक्ति हैं, हर चीज़ को अपनी साइड कर लेते हैं, हमारा सहयोग दें। और अब हमारी बेटी तो वापस आनी नहीं है, लेकिन और भी तो बेटियां ना भेंट चढ़ती जाएं, ऐसे ही ना लोग अपने नीचे कुचलते चले जाएं। बच्चे तो बच्चे होते हैं, कहाँ बच्चे सुरक्षित रखे जाएंगे? और सरकार से मेरी यही अपील है, निवेदन है कि सरकार लोकल एजेंसी को तो वो प्रभावित कर देंगे पवन सिंह चौहान। सीबीआई जांच की मांग, सीबीआई जांच की मांग है, सीबीआई से ही हमें न्याय मिल सकता है, क्योंकि
पुलिस और पवन सिंह ने पुलिस ने ढील दी और पवन सिंह चौहान ने जितने भी सबूत थे वो सारे सबूतों को नष्ट कर दिया। अब जब नष्ट कर दिया तो फिर क्या होगा, बगैर सीबीआई के कैसे हो पाएगा। चलिए, ये थे प्रिया राठौर के पिताजी, जिन्होंने पूरी कहानी बताई, जिन्होंने पूरी स्टोरी बताई कि कैसे उनकी जो बेटी थी उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। अब वो जांच से संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि लगातार पुलिस से वो संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस विभाग या तो उनका फ़ोन कॉल आंसर नहीं करता है या तो फिर कोई ऐसी बात बता देता है जिससे वो संतुष्ट नहीं होते हैं। वो चाहते हैं कि आने वाले समय में सरकार इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपे ताकि उनकी बेटी को न्याय मिल सके और आने वाले समय में ऐसा कुछ दोबारा ना हो। अब देखते रहिए ए न्यूज़ टुडे।